Hello students, here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor, Department in Business Administration, SMB Government PG College, नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, आज अपन इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए, डायरेक्टर ऑफ कंपनी के संदर्भ में जो मुख्य बातें आती हैं कि डायरेक्टर किसे कहते हैं। डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी का संचालन करता है, कंपनी का प्रबंध करता है, और संयुक्त रूप से कंपनी का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों को संचालक मंडल के नाम से पुकारा जाता है। तो संचालक मंडल को कंपनी के प्रबंध करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सेक्शन 210 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 2 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत संचालक के बारे में लिखा है कि कंपनी के संचालकों को संयुक्त रूप से संचालक मंडल कहा जाता है। सेक्शन 234 के अंतर्गत लिखा है संचालक से आशय ऐसे व्यक्ति से जो संचालक मंडल में संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन परिभाषाओं से जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई, इससे संचालक का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। वेबस्टर शब्दकोश के अंतर्गत संचालक को डिफाइन किया गया। संचालक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें कंपनी का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाता है। या हम ये कहते हैं, एक वाद के संदर्भ में निर्णय देते समय एम्डेन रेलवे कंपनी बनाम ब्लेकी के वाद में निर्णय देते समय न्यायाधीश ने कहा संचालक मंडल एक निकाय है जिसको कंपनी के सामान्य कार्यों का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि संचालक एक व्यक्ति होता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है। ये कृत्रिम व्यक्ति या फर्म या अन्य संस्था संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकती। एक कंपनी दूसरी कंपनी की संचालक नहीं बन सकती। एक संस्था, एक समामूली संस्था किसी कंपनी की संचालक मंडल का सदस्य नहीं हो सकती है। संचालकों को संयुक्त रूप से संचालक मंडल के नाम से पुकारा जाता है। संचालक के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति संचालक होता है। संचालक कंपनी के सामान्य कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और संचालक सामान्यतः अंशधारियों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई है कि एक सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत कम से कम 3 संचालक, निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक, और ऐसी कंपनी जो कि एकल व्यक्ति कंपनी है, एक व्यक्ति कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में कम से कम 1 संचालक का होना अनिवार्य है। कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत संचालकों की अधिकतम संख्या 15 निर्धारित की गई है, किंतु स्पेशल रिजर्वेशन पास करके कंपनी के अंशधारी विशेष प्रस्ताव पास करके 15 से ऐसे व्यक्ति को भी संचालक के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो कि 15 से अधिक कंपनियों के अंतर्गत संचालक के रूप में कार्यरत है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम के सब्सक्राइबर क्लोज में सिग्नेचर करने वाले प्रत्येक सब्सक्राइबर कंपनी का प्रथम संचालक सामान्य रूप से माना जाता है। कंपनी के संचालक का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य रूप से उसका कार्य है कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य संचालक मंडल के रूप में करने का कार्य इसका होता है। मतलब कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध और नियंत्रण का अंतिम दायित्व और जवाबदेहिता संचालक मंडल के पास में ही होती है। ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक व्यक्ति, एक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति ही, एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही कंपनी का संचालक बन सकता है। कृत्रिम व्यक्ति कंपनी का संचालक नहीं बन सकता है। अब प्रश्न आता है संचालक की कंपनी के अंतर्गत स्थिति क्या होती है। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी। देखिए, संचालक की कंपनी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थिति बतलाई गई है। पहली बात हम लेते हैं कंपनी डायरेक्टर एजेंट। देखिए, संचालक कंपनी का एक अभिकर्ता के रूप में होता है जो कंपनी की ओर से कंपनी का प्रबंध करने का कार्य करता है, कंपनी के क्रियाकलापों का नियंत्रण करने का कार्य करता है, साथ ही कंपनी की ओर से सभी बाह्य पक्षकारों के साथ में संबंध स्थापित करने का कार्य संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये कंपनी के एजेंट के रूप में भी माने जाते हैं। कंपनी के एजेंट के रूप में संचालकों के द्वारा किए गए कार्य से कंपनी बाध्य होती है
अगर संचालक मंडल ने या संचालकों के द्वारा जो कार्य कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किए गए हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्यों से कंपनी बाउंड होगी। इसी प्रकार से कंपनी के संचालक सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर ही कंपनी के लिए कार्य कर सकते हैं। संचालक कंपनी के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के भीतर कार्य करते हैं, अधिकारों के बाहर कार्य करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों के भीतर के कार्य की तो कंपनी पुष्टि कर सकती है, किंतु बाहरी के कार्य के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। वहाँ पर वह कंपनी के एजेंट के रूप में नहीं माना जाएगा। संचालकों को दी गई सूचनाएं कंपनी को दी गई सूचनाएं मानी जाती है। संचालक कंपनी के हितों से संघर्ष करने वाला कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कंपनी के साथ में विश्वास से संबंध होता है। इसलिए हम कहते हैं कि संचालक कंपनी का एजेंट के रूप में भी माना जाता है। एजेंट के रूप में ये जो कार्य करता है इसके द्वारा किए गए कार्य से कंपनी बाउंड होती है, कंपनी बाध्य होती है। अगर ऐसे कार्य पार्षद सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किए जाए, ऐसे कार्य कंपनी विधान की सीमाओं के भीतर किए जाए, ऐसे कार्य जो इनको अधिकार कंपनी के अंशधारियों के द्वारा प्रदान किए गए उनके भीतर किए जाए, तो इनके द्वारा किए गए कार्य से कंपनी बाध्य होगी। इसलिए इन्हें कंपनी का एजेंट के रूप में माना जाता है। दूसरी बात आती है संचालक एज ए ट्रस्टी, डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी। देखिए, संचालक केवल कंपनी के एजेंट ही नहीं होते, किंतु इनकी स्थिति कंपनी के अंतर्गत प्रन्यासी के रूप में होती है। वे कंपनी की संपत्ति एवं धन के संदर्भ में प्रन्यासी होते हैं और तथा कंपनी की ओर से किए जाने वाले व्यवहारों के संदर्भ में वो कंपनी के एजेंट भी होते हैं। संचालक प्रन्यासी कहे जाते हैं, उन्हें कंपनी की संपत्तियों के संदर्भ में निसंदेह प्रन्यासी समझा जाना चाहिए। उनके अधिकार और नियंत्रण के अंतर्गत आती है। कंपनी का संचालक किस स्थिति में प्रन्यासी और किस स्थिति में प्रन्यासी नहीं है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा। संपत्ति के लिए प्रन्यासी कंपनी का संचालक होता है। संचालक यूँ तो प्रन्यासी नहीं है, किंतु वह कंपनी की संपत्ति के लिए प्रन्यासी माने जाते हैं। यदि वे उन संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं जो उनके अधिकार के भीतर है, तो उसी प्रकार से उत्तरदायी ठहराए जाएंगे जिस प्रकार से वास्तविक प्रन्यासी उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। ये कंपनी के धन के लिए भी प्रन्यासी होते हैं। जहाँ तक कंपनी के धन का संबंध है, संचालक प्रन्यासी के समान ही होते हैं। वे संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से दोनों ही रूप में इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधिकारों के लिए भी ये प्रन्यासी माने जाते हैं। संचालकों को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग उचित रीति से संचालकों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग उचित रीति से या विधि से किया जाना चाहिए, क्योंकि वे इस दृष्टि से कंपनी के प्रन्यासी होते हैं। जैसे कंपनी की संपत्तियों का व्यापार में प्रयोग करना चाहिए, लाभांश की सिफारिश करने का अधिकार संचालक मंडल को होता है, तो प्रन्यासी के रूप में मतलब कंपनी के हित संवर्धन के रूप में ही इनको इस प्रकार का निर्णय लेना होता है। कंपनी के धन के प्रयोग करने में भी कंपनी का हित संवर्धन को ध्यान में रखते हुए इनको कंपनी के धन का प्रयोग करना चाहिए। अंशों के आवंटन, समर्पण, हस्तांतरण को स्वीकार करने का अधिकार संचालक मंडल को होता है, तो कंपनी के हित संवर्धन, कंपनी के लाभ के लिए कंपनी के प्रन्यासी के रूप में ये कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए अधिकारों के संदर्भ में भी कंपनी के प्रन्यासी इन रूप में माने जाते हैं। प्रश्न उठता है, क्या अंशधारियों के लिए भी ये प्रन्यासी होते हैं? संचालक मंडल कंपनी के प्रन्यासी होते हैं, अंशधारियों के लिए नहीं होते हैं। किंतु एक विवाद में एलेन बनाम हयात के विवाद के अंतर्गत ये कहा गया कि यदि संचालक अंशधारियों के हितों का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वे प्रन्यासी की भांति ही कार्य करते हैं। बाह्य पक्षकार के संदर्भ में भी ये नियम बताया गया कि संचालक बाह्य व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उनके साथ में अनुबंध किए प्रन्यासी नहीं होते हैं, किंतु कंपनी के हित संवर्धन में बाह्य पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो उनके प्रति भी प्रन्यासी की भूमिका अदा कर सकते हैं, तो डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी के रूप में भी माना जाता है। फिर आता है डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर। संचालकों को प्रबंध का साझेदार माना जाता है। लॉर्ड जस्टिस को हार्डी ने कहा है कि यह कहना सच नहीं है कि संचालक एजेंट होते हैं। यह कहना अधिक सत्य प्रतीत होता है
कि उनकी स्थिति प्रबंध करने वाले साझेदार की तरह होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति सब साझेदारों के आपसी अनुबंध के द्वारा की जाती है और कंपनी के अंतर्गत जो संचालक नियुक्त किया जाता है वो प्रजातांत्रिक सिद्धांत के आधार पर अंशधारियों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों में से संचालक की नियुक्ति की जाती है। तो कंपनी का प्रबंध प्रजातांत्रिक आधार पर किया जाता है, जिसमें कंपनी के अंशधारी कंपनी का प्रबंध करने के लिए संचालक की नियुक्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी का प्रत्येक संचालक प्रबंध के भागीदार और हिस्सेदार के रूप में माना जाता है। तो संचालक प्रबंध करने वाले साझेदार हैं, यदि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो इस कारण हुई क्षति के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये नियम भी इस संदर्भ में लागू होता है। फिर आता है कि संचालक की स्थिति कंपनी के अंतर्गत एक अधिकारी के रूप में भी होती है। देखिए, संचालक कंपनी का अधिकारी भी माना गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 के अंतर्गत कहा है कि एक अधिकारी के रूप में प्रत्येक संचालक इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। उनकी अवहेलना करने पर उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडित भी किया जाता है। इसलिए ही इज एन ऑफिसर भी इसको माना गया है। डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, क्या संचालक कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी का सेवक है? तो इस संदर्भ में कहा गया है कि कंपनी के संचालक की स्थिति कंपनी के कर्मचारी के रूप में भी देखी जा सकती है, यदि जिसके अनुसार कंपनी एवं संचालक के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता है। यदि कोई संचालक अपने अधिकारों की सीमाओं के भीतर कार्य करता है तो उसके कार्यों से तीसरे पक्षकार को किसी प्रकार की हानि या क्षति होती है तो नियोक्ता की भांति कंपनी ही जिम्मेदार होगी। इस दृष्टि से कंपनी एक मात्र वेतनभोगी कर्मचारी है, वह अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों की भांति ही कंपनी के अंतर्गत अपनी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, संचालक की भूमिका कंपनी के अंतर्गत एम्प्लॉय के रूप में भी होती है। देन इसके बाद में हम बोलते हैं डायरेक्टर एज एन ऑर्गन ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर कंपनी का एक आवश्यक अंग है। देखिए, कंपनी एक प्रतिम व्यक्ति है जिसका स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, अदृश्य एवं अमूर्त होती है। कंपनी का प्रबंध करने के लिए प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर अंशधारियों के द्वारा संचालकों की नियुक्ति की जाती है। तो कंपनी के संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण करने का संपूर्ण दायित्व कंपनी के संचालकों को ही होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कंपनी का संपूर्ण कार्य संचालकों की सहायता से ही पूरा होता है। ये कंपनी की नीतियों का निर्धारण करते हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणित करने के लिए आवश्यक प्रयास करते हैं। इसलिए न्यायाधीश नेविल ने लिखा है, संचालक मंडल कंपनी का मस्तिष्क होते हैं और कंपनी रूपी शरीर केवल संचालकों के माध्यम से ही कार्य करता है, क्योंकि कंपनी की सभी पॉलिसी मेकिंग का कार्य, कंपनी की सभी स्ट्रेटेजी मेकिंग का कार्य, प्लानिंग का कार्य संचालकों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कंपनी संचालकों पर आधारित होती है और उनका शरीर संचालकों के मस्तिष्क से प्रभावित होता है, उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मस्तिष्क और शरीर को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अतः संचालकों को कंपनी का अभिन्न अंग माना जाता है और अगर इसको अभिन्न अंग नहीं माना जाए तो इसके परिणाम भी अत्यंत गंभीर होते हैं। इसके अभाव में संचालकों के कई कार्यों को करने और कई कार्यों के दायित्वों के प्रति उत्तरदायी ठहराने में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए संचालकों को कंपनी के संचालन के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए कंपनी का ये आवश्यक अंग के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। तो ये थी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के अंतर्गत डायरेक्टर की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या स्थिति कंपनी के अंतर्गत होती है। अब कंपनी के डायरेक्टर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, संचालक मंडल के गठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें सेक्शन 149 के अंतर्गत एक्सप्लेन की गई, जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने भी आपको कुछ देर पहले ही कहा था कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। अधिकतम संचालकों की संख्या कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियम के माध्यम से निर्धारित करती है। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक और एक 1 पर्सन कंपनी के अंतर्गत कम से कम 1 संचालक होना चाहिए। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संचालकों के संदर्भ में आती है कि
इन संचालकों में से कम एक संचालक वुमेन डायरेक्टर भी होना जरूरी है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, प्रत्येक लिस्टेड कंपनी में नियुक्त संचालकों में से कम एक महिला संचालक का होना आवश्यक है। अगर कोई कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के पहले से ही निर्मित है तो ऐसी कंपनी को अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर एक महिला संचालक की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 100 करोड़ रुपीस या इससे अधिक है, या ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या इससे अधिक का है, ऐसी कंपनी को अनिवार्य रूप से, भले से ऐसी कंपनी सूचीबद्ध नहीं भी हो, तो ऐसी कंपनी को अनिवार्य रूप से अपने यहाँ पर एक महिला संचालक की नियुक्ति करना भी जरूरी होता है। महिला संचालकों के साथ साथ में एक बात और स्पष्ट की गई है। अगर कोई कहा, यहाँ महिला संचालक के संदर्भ में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कंपनी नई बनी है और ऐसी कंपनी के अंतर्गत अभिदाताओं के रूप में किसी महिला ने सिग्नेचर नहीं की तो प्रथम संचालक महिला संचालक नहीं होगी। तो ऐसी दशा के अंतर्गत ऐसी नई कंपनी को 6 महीने के भीतर अपनी स्थापना के 6 महीने के भीतर कम से एक महिला संचालक की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं कारणों से महिला संचालक का पद रिक्त हो जाता है तो 3 महीने के भीतर इस पद को अनिवार्य रूप से कंपनी को भरना पड़ेगा। संचालक के संदर्भ में नियम और आता है कि प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक संचालक ऐसा होगा जिसने पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन वो भारत के अंतर्गत रहा हो, मतलब वो भारत का निवासी नागरिक होना चाहिए। 182 दिन कम से कम रहने वाला व्यक्ति कंपनी का कम से कम एक संचालक तो होना ही चाहिए। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी संचालक मंडल के सदस्य ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो भारत में नहीं रह रहे हैं, अनिवासी हैं, किंतु कम से कम एक व्यक्ति, एक संचालक ऐसा होना चाहिए जो 182 दिन भारत में रहा हो। साथ ही एक नियम और बताया गया, स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, कंपनी विधान के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया सेक्शन 149(5) के अंतर्गत कि संचालक मंडल के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक नियुक्त किए जाएंगे। स्वतंत्र संचालक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर स्पष्ट मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि यहाँ 1/3 संचालकों की जब गणना की जाएगी तो पूर्णांक, कोई भी संख्या पूर्णांक में नहीं है तो उसको पूर्णांक में कर दिया जाएगा। मतलब मान लो फ्रैक्शन के अंतर्गत आ रहा है तो फ्रैक्शन को हम पूरा 1 मानेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह आता है कि केंद्रीय सरकार ने MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के द्वारा ये नियम निर्धारित किया है कि कंपनियों को कम से कम 2 स्वतंत्र संचालक नियुक्त करने होंगे। वे सार्वजनिक कंपनियां जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, वे सार्वजनिक कंपनियां जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक का है, वे सार्वजनिक कंपनियां जिनकी कुल बकाया ऋणों और ऋण पत्रों और तो जमाओं की राशि 50 करोड़ रुपए उससे अधिक की है। तो वहाँ पर कम से कम 2 संचालक मंडल के अंतर्गत स्वतंत्र संचालक के रूप में होंगे। स्वतंत्र संचालक के संदर्भ में कुछ बातें और स्पष्ट की गई है कि स्वतंत्र संचालक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि स्वतंत्र संचालक जो संचालक मंडल की राय में सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति है और जिसके पास अनुभव विशेषता है, ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति कंपनी अथवा उसकी सुधारी कंपनी या सहायक कंपनी का प्रवक्ता और संचालक नहीं है अथवा पूर्व में नहीं रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जो ऐसी कंपनी या सुधारी अथवा सहायक कंपनी के प्रवर्तकों अथवा संचालकों का रिश्तेदार नहीं है, वो व्यक्ति भी इस रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जिसका इस तरह की कंपनियों के संचालन अथवा प्रवर्तन के साथ 2 वर्षों में किसी भी तरह का कोई भी धनीय संबंध का मतलब घनिष्ठ संबंध का मतलब घनिष्ठ संबंध से नहीं रहा हो, ऐसा व्यक्ति के किसी भी रिश्तेदार का इस तरह की कंपनी में 2 वर्ष में कुल टर्नओवर 2% या 50 लाख रुपए से अधिक का नहीं रहा हो, वो व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त हो सकता है। पिछले 3 वर्षों में वह अथवा उसका कोई भी रिश्तेदार उस कंपनी में प्रबंधकीय पदों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया हो। नियुक्ति प्रस्ताव के ठीक पिछले 3 वर्षों में वह ऐसी कोई भी फर्म अथवा कर्मचारी और स्वामी
ऐसी कोई भी फर्म में कंपनी का कर्मचारी अथवा स्वामी भी नहीं रहा हो। कंपनी के अंकेक्षण अथवा कंपनी के सचिव अथवा लागत अंकेक्षण के रूप में भी वो कार्यरत है या अथवा कार्यरत था, और ऐसी कंपनी में विधि सलाहकार अथवा परामर्शदाता फर्म के रूप में कुल टर्नओवर का 10% तक का व्यवहार किया हो या किया गया था, वो व्यक्ति कंपनी में संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे नियुक्त संचालकों को बोर्ड की मीटिंग अथवा अगले वर्ष में हुई पहली बोर्ड की मीटिंग में घोषणा करनी होगी कि स्वतंत्र संचालक के रूप में उसने समस्त योग्यताएं वो रखता है, और स्वतंत्र संचालक और संचालक के संदर्भ में कंपनी विधान के अनुसूची 4 में बताई गई सभी योग्यताओं को वो पूरा करता है। स्वतंत्र संचालक के संदर्भ में सेक्शन 197 और सेक्शन 198 धारा 197 धारा 198 के प्रावधानों के अधीन किसी भी स्टॉक विकल्प लेने का हकदार वो व्यक्ति नहीं होगा, किंतु धारा 197(6) के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की पारिश्रमिक बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने पर फीस एवं अन्य व्ययों के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी हकदार होगा। स्वतंत्र संचालक की कंपनी में नियुक्ति 5 अनुवर्ती वर्षों के लिए की जा सकती है। 5 वर्षों के पश्चात विशेष प्रस्ताव पारित करके अगले 5 वर्षों के लिए उसको पुनर्नियुक्ति भी किया जा सकता है, किंतु 2 अवधि में लगातार नियुक्ति के पश्चात अगले 3 वर्षों तक वो संचालक नियुक्त नहीं हो सकता। मतलब 10 वर्ष की नियुक्ति हो गई तो कम से कम 3 वर्ष का उसको गैप देना पड़ेगा, तब जाके वो उसी कंपनी में वापस स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। स्वतंत्र संचालकों के ऊपर बाई रोटेशन रिटायरमेंट के नियम एप्लीकेबल नहीं होते हैं। धारा 150 के प्रावधान के अनुसार और धारा 149(6) के अधीन नियुक्त स्वतंत्र संचालक हेतु केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर किसी विशेषज्ञ निकाय, संघ अथवा संस्थान को इस हेतु डाटा बैंक बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। इस डाटा बैंक में स्वतंत्र संचालकों हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने नाम, पते, योग्यताओं का विवरण इसमें लिखा जाएगा, ताकि कंपनी को स्वतंत्र संचालक नियुक्ति करने के संदर्भ में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कंपनी में अधिकतम संचालकों की संख्या 15 नियुक्त की जा सकती है। यहाँ पर 15 की संख्या के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, यूँ एक बात कंपनी विधान के अंतर्गत लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि सब एक कंपनी में संचालक अधिकतम 20 कंपनी में संचालक के रूप में नियुक्त हो सकता है। सेक्शन 165 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद से एक ही समय में 20 से अधिक कंपनियों में संचालक का पद धारित नहीं कर सकता है। इन पदों में वैकल्पिक संचालकों के रूप में धारित पदों को भी गिना जाएगा, किंतु कंपनी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इस संख्या को अब 15 कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनी में संचालक का पद धारित अधिकतम 10 पब्लिक कंपनी में संचालक का पद धारित कर सकता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट ये भी है कि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत जब हम 10 की गणना करते हैं तो संचालकों के पद की गणना करने में सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी और सुधारी निजी कंपनियों में धारित संचालकों के पदों की संख्या को भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। क्योंकि आप देखो, अपने जब निजी कंपनी के बारे में पढ़ा तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि ऐसी कोई भी निजी कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सहायक है, ऐसी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। या कोई भी कंपनी कोई कंपनी की सहायक कंपनी है तो ऐसी कंपनी में धारित संचालक भी 10 की गणना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। The member of the company by the special reservation specify any lesser number companies in which a director of a company may be act as director। अगर कंपनी अपने सभा के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव पारित करती है तो संचालकों के पदों की कोई भी कम संख्या को निर्धारित कर सकती है, जिनको इस कंपनी के संचालकों के द्वारा धारित कंपनी के संचालक कर सकेंगे। ये नियम संचालकों की नियुक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियम थे जो मैंने आप लोगों को अभी इस लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन किए हैं। अगले लेक्चर के अंतर्गत मैं आप लोगों को संचालकों की नियुक्ति संबंधी योग्यताएं तथा साथ ही नियुक्ति की विधियों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।